मूवी का स्टार्ट एक नरेटर से होता है जो 35 साल पहले नॉर्थ वर्नन नामी कस्बे में होने वाले एक खौफनाक वाकये को याद कर रहा है। अक्टूबर 1987 में टिफनी नाम की एक लड़की को उसकी 16वीं सालगिरह की रात उसके गैराज में बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया था। सिर्फ 2 दिन बाद एक और लड़की मेरेसा अपने खानदानी कैबिन में मुर्दा पाई गई जो जंगल में वाक़ था। फिर हैलोवीन की रात तीसरी लड़की हैदर को भी एक तफरीही पार्क की पार्किंग में बेरहमी से कत्ल कर दिया गया। पता चलता है कि तीनों लड़कियां 16 साल की थीं और उन पर 16 मरतबा छुरी के वार किए गए थे। इसीलिए कातिल को स्वीट 16 किलर का नाम दिया गया। बाद में जाहिर होता है कि उस कातिल ने इसके बाद कभी किसी को कत्ल नहीं किया और उसकी पहचान भी कभी सामने नहीं आई। तब से उस कातिल का मास्क बहुत मशहूर हो गया है और हर हैलोवीन पर लोग स्वीट 16 किलर के रूप में तैयार होते हैं। मौजूदा दौर में हम एक मकामी आदमी से मिलते हैं जिसका नाम है क्रिस डुबासाज और वो इन वाक़यात पर पॉडकास्ट चलाता है। हर हैलोवीन पर वो सयाहों को उन कत्ल होने वाली जगहों का दौरा कराता है। ऐसा लगता है जैसे उसकी जिंदगी में इस कहानी के अलावा कोई और काम नहीं है। अगले सीन में हम एक टीनेज लड़की जेमी को देखते हैं जो हैलोवीन कॉन्सर्ट पर जाने की तैयारी कर रही है। कुछ देर बाद उसकी माँ पैम आती है और उसे बाहर जाने से मना कर देती है। यहाँ पता चलता है कि पैम 1987 में कत्ल होने वाली तीनों लड़कियों की करीबी दोस्त थी, इसीलिए 35 साल गुजरने के बाद भी वो कातिल से डरी हुई है। मगर जेमी जिद करती है कि वो जरूर जाएगी और कहती है कि वो अपनी हिफाजत करना जानती है। उसका बाप ब्लेक माँ बेटी की बहस देखता है और पेशकश करता है कि वो जेमी को कॉन्सर्ट तक छोड़ देगा। तभी वो देखता है कि किसी ने उसकी बीवी को मैसेज किया है, मगर पैम कहती है कि ये बस ग्रुप चैट है। बाद में ब्लेक जेमी को उसकी सबसे अच्छी दोस्त अमीलिया के घर ले जाता है। वहाँ अमीलिया की माँ लॉरेन भी मौजूद होती है और पता चलता है कि वो पैम और ब्लेक दोनों की पुरानी क्लास फेलो है। इसके बाद ब्लेक लड़कियों के साथ कॉन्सर्ट जाता है। उधर पैम अकेली घर पर होती है कि अचानक एक नकाबपोश आदमी उसके दरवाजे पर आ जाता है। वो समझती है कि ये बस कोई हैलोवीन पर भेस बदला हुआ आदमी है और उसे कैंडी देती है, मगर जैसे ही वो उसके हाथ में चाकू देखती है फौरन दरवाजा बंद कर देती है। वो जल्दी पुलिस को कॉल करती है, मगर वो आदमी दरवाजा तोड़कर अंदर आ जाता है और उस पर हमला कर देता है। हैरत अंगेज तौर पर पैम भी जबरदस्त मुकाबला करती है क्योंकि वो 16 साल की उम्र से ही इस दिन के लिए तैयार थी। कुछ देर बाद वो एक चाकू निकालती है और कातिल को धमकाती है कि पुलिस किसी भी वक्त पहुंच सकती है। ये सुनकर कातिल थोड़ा घबरा जाता है और वहां से जाने का फैसला करता है, मगर जैसे ही पैम सुकून का सांस लेती है कातिल अचानक पीछे से आकर उस पर वार कर देता है। फिर वो उसे ठीक 16 बार छुरी मारता है, यहाँ तक कि वो मर जाती है। अपनी माँ की मौत के बाद जेमी शदीद सदमे और दुख में होती है, जबकि क्रिस जो सच्चे जराइम का शौकीन है घर के बाहर से लाइव ब्रॉडकास्ट कर रहा होता है। अगले दिन स्कूल में पुलिस आती है और जेमी से पूछती है कि कत्ल के वक्त उसका बाप कहाँ था। उन्हें शक होता है कि शायद ब्लेक इसमें मुलविस है क्योंकि पैम और क्रिस एक दूसरे को अक्सर मैसेज किया करते थे और हो सकता है उनके दरमियान कोई ताल्लुक था। मगर जेमी फौरन ये शक खत्म कर देती है और कहती है कि उसका बाप ऐसा कभी नहीं कर सकता और पुलिस को कसूरवार ठहराती है कि उन्होंने 35 साल पहले कातिल को क्यों नहीं पकड़ा। स्कूल के बाद जेमी साइंस फेयर में जाती है जहाँ अमीलिया एक टाइम ट्रेवल मशीन पर काम कर रही होती है। अमीलिया बताती है कि उसकी माँ लॉरेन पहले एक टाइम ट्रैवल प्रोजेक्ट पर काम कर रही थी, मगर वो उसे मुकम्मल नहीं कर सकी। अब वो अपनी माँ के पुराने नोट्स की मदद से एक मुकम्मल तौर पर काम करने वाली टाइम ट्रैवल मशीन बनाएगी। अमीलिया ये जांचना चाहती है कि क्या वो वक्त में पीछे जाकर कातिल के जराइम को रोक सकती हैं, और जेमी कहती है कि अगर वो ऐसा कर सकें तो उसकी माँ अभी जिंदा होती। इस मकसद के लिए अमीलिया ने मशीन की तारीख 27 अक्टूबर 1987 पर सेट की है, यानी जिस दिन पहला कत्ल हुआ था। शाम को जेमी क्रिस का कातिलों पर मबनी पॉडकास्ट देखती है, मगर उसका बाप उसे रोक देता है क्योंकि वो इंसान हमेशा अफसोसनाक कत्लों को तफरीह बना देता है, खास तौर पर वो जो 35 साल पहले हुआ था। अगले दिन जेमी एक कैफे में क्रिस से मिलती है। वो सीधे पूछती है कि क्या उसका और उसकी माँ का कोई अफेयर था, मगर क्रिस फौरन इनकार कर देता है। वो वजाहत करता है कि पैम उस सीरियल किलर केस को हल करने में बहुत दिलचस्पी रखती थी, इसीलिए वो दोनों एक दूसरे को मैसेज करते थे। वो ये भी बताता है कि पैम को 35 साल पहले आखिरी कत्ल के बाद कातिल की तरफ से एक धमकी आमेज खत मिला था जिसमें लिखा था कि वो उसकी अगली शिकार होगी। उसी दिन बाद में जेमी परेशानी के आलम में अमीलिया से मिलने साइंस फेयर वापस जाती है, लेकिन अचानक कातिल वहां आ जाता है और जेमी पर हमला कर देता है, मगर वो किसी तरह भागकर छुप जाती है। अपनी जान बचाने की कोशिश में वो गलती से टाइम मशीन यानी फोटो बूथ के अंदर चली जाती है और उसे चलाने की कोशिश करती है।
बदकिस्मती से कातिल उसके पीछे अंदर आ जाता है और जब वो उसे छुरी मारने की कोशिश करता है तो गलती से फोटो बूथ के कंट्रोल पैनल में छुरी घोंप देता है। इससे इजाफी बिजली पैदा होती है जो फौरन टाइम मशीन को एक्टिवेट कर देती है। इससे पहले कि कातिल उसे पकड़ पाता, खुशकिस्मती से मशीन काम करने लगती है और जेमी साल 1987 में पहुंच जाती है, बिल्कुल उसी दिन जब पहला कत्ल हुआ था। शुरू में वो कुछ घबरा जाती है जब उसे एहसास होता है कि वो वाकई वक्त में 35 साल पीछे चली गई है, लेकिन जब उसे एहसास होता है कि वो अपनी माँ को बचा सकती है तो वो ये कातिलाना सिलसिला रोकने के लिए पुरअज़्म हो जाती है। इसके बाद जेमी एक करीब खड़ी औरत के पास जाती है। वो अपनी माँ पैम के बारे में पूछती है और औरत उसे बताती है कि वो स्कूल में है। वक्त ज़ाया किए बगैर जेमी स्कूल जाती है जहाँ उसकी माँ पढ़ती थी। वहाँ वो खुद को कनाडा से आई हुई एक्सचेंज स्टूडेंट के तौर पर मुतारफ करवाती है और सुस्त क्लर्क फौरन उसे एडमिशन दे देती है। बाद में जिम की क्लास में जेमी हैरान रह जाती है जब वो उन 3 लड़कियों को देखती है जो कत्ल हो चुकी थीं, टिफनी, मेरिसा और हैदर। जब ट्रेनिंग शुरू होती है तो वो अपनी नौजवान माँ को तलाश करने की कोशिश करती है। उसकी हैरत की इंतहा नहीं रहती जब वो देखती है कि उसकी तमीज़दार माँ, जिसे हम मूवी के स्टार्ट में देख चुके थे, दरअसल वैसी नहीं जैसा उसने सोचा था। क्लास के बाद जेमी को पता चलता है कि उसकी माँ खुद को सबसे बरतर समझती है और मुकम्मल तौर पर एक बदमाश लड़की है। जेमी को ये भी मालूम होता है कि उसी शाम टिफनी की बर्थडे पार्टी है जहाँ वो मरने वाली है। वो लड़कियों को पार्टी कैंसिल करने पर राजी करने की कोशिश करती है, ये कहते हुए कि ये बहुत बेकार है, लेकिन वो उसकी बात नहीं मानती। परेशान होकर वो मकामी पुलिस के पास जाती है और उन्हें खबरदार करती है कि टिफनी के घर एक कत्ल होने वाला है, मगर पुलिस वाले हंसने लगते हैं और कहते हैं कि उनके शहर में कभी कोई कत्ल नहीं हुआ। जब कोई और रास्ता नहीं बचता तो जेमी स्कूल के इर्द गिर्द तलाश शुरू कर देती है और सुस्त क्लर्क से अमीलिया की माँ लॉरेन के बारे में पूछती है। फिर वो अमीलिया की माँ लॉरेन की क्लास में जाती है और लॉरेन को ढूंढती है। हालांकि लॉरेन जेमी को देखकर कुछ उलझ जाती है। जब वो उसे ढूंढ लेती है तो जेमी उसे बताती है कि उसकी बेटी अमीलिया फ्यूचर में एक टाइम मशीन ईजाद करेगी और वो पूरी सूरत हाल उसे समझाती है। वो लॉरेन को आने वाले कत्लों के बारे में और उसकी नोटबुक में लिखी तफसीलात के बारे में भी बताती है। हैरत अंगेज तौर पर लॉरेन उसकी बात पर यकीन कर लेती है क्योंकि उस खुफिया नोटबुक और टाइम मशीन बनाने के बारे में कोई और नहीं जानता था। जेमी मजीद कहती है कि वो कातिल को लोगों को मारने से रोकना चाहती है, खास तौर पर अपनी माँ को। वो ये भी बताती है कि फ्यूचर में वापस जाने का वाहिद तरीका वाईफाई के जरिए है, लेकिन जैसा कि 1987 में वाईफाई मौजूद नहीं, इसलिए उसे कोई दूसरा हल तलाश करने के लिए लॉरेन की मदद की जरूरत है। फिर सीन 2023 में बदल जाता है जहां ब्लेक अपनी बेटी जेमी को तलाश करते हुए पुलिस से बात कर रहा होता है। इसी दौरान अमीलिया उनके पास आती है और इंकशाफ करती है कि जेमी उसकी टाइम मशीन इस्तेमाल करके माजी में चली गई है। कोई भी अमीलिया की बात पर यकीन नहीं करता, मगर क्रिस उसकी बात सुनकर दिलचस्पी जाहिर करता है। उधर 1987 में लॉरेन और जेमी टिफनी की बर्थडे पार्टी में पहुंचती हैं ताकि कत्ल को रोका जा सके। पार्टी में जेमी की मुलाकात एक टीनेजर लड़के डग से होती है जिसे सब तंग करते रहते हैं और जो बाद में उसका प्रिंसिपल बनने वाला है। वहाँ जेमी एक पुरकशिश लड़के को देखती है और फौरन उसकी तरफ माइल हो जाती है, लेकिन वो उस वक्त हैरान रह जाती है जब उसे पता चलता है कि वो लड़का दरअसल उसका बाप ब्लेक है। वो ये भी देखती है कि टिफनी और ब्लेक एक साथ हैं और उसके पेरेंट्स यानी ब्लेक और पैम ने अभी तक एक दूसरे से मिलना शुरू नहीं किया। इसके बाद वो अपनी पूरी कोशिश करती है कि तीनों लड़कियां महफूज रहें, लेकिन वो उसकी मदद लेने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाती और मुसलसल उसका मजाक उड़ाती हैं। कुछ लम्हों बाद टिफनी एक लड़के को ऊपर ले जाती है। फिर वो थोड़ी देर के लिए बाथरूम चली जाती है, लेकिन जब वापस आती है तो वो लड़का गायब होता है। उसे अलमारी के अंदर से कुछ आवाजें आती हैं और वो फैसला करती है कि वो वहीं इंतजार करेगी ताकि जब वो लड़का बाहर आए तो उसे देख सके। अचानक कातिल अलमारी से बाहर आता है और उसकी तरफ बढ़ता है, फिर बेरहमी से उस पर चाकू से वार करता है। इसी दौरान ऊंची आवाज में चलते म्यूजिक के बीच घबराहट में जेमी टिफनी को तलाश करती रहती है ताकि उसे महफूज रख सके। बदकिस्मती से वो काफी देर बाद उसे ढूंढती है क्योंकि उसकी लाश जल्द ही उसके वालिदैन के कमरे में मिलती है। खौफजदा होने के बावजूद जेमी को एहसास होता है कि वो माजी में चीजों को बदल सकती है। आम टाइमलाइन में टिफनी की लाश गैराज में मिली थी, लेकिन अब इस बदली हुई टाइमलाइन में वो अपने वालिदैन के बेडरूम में मुर्दा पाई जाती है। इसके बाद जेमी और लॉरेन पैम को घर छोड़ने जाती हैं क्योंकि वो नहीं चाहती कि कातिल के आज़ाद घूमने के दौरान पैम अकेली रहे।
जब पैम उससे पूछती है कि उसे कत्ल के बारे में कैसे पता चला, तो जेमी दावा करती है कि वो साइकिक है और वो अंदाजा लगा लेती है कि अगला शिकार कौन होगा। तीनों फैसला करती हैं कि वो रात एक साथ गुजारेंगी। जेमी पैम से पूछती है कि क्या वो किसी ऐसे इंसान को जानती है जो उनसे इतनी नफरत करता हो कि उन्हें मारना चाहे। जवाब में पैम एतराफ़ करती है कि कातिल कोई भी हो सकता है, क्योंकि वो और उसकी सहेलियां बहुत से लोगों को जलील कर चुकी हैं। दूसरी तरफ 2023 में अमीलिया अपनी टाइम मशीन पर काम करती है, इस अज़्म के साथ कि वो इसे मुकम्मल करे और जेमी को वापस लाए। अचानक क्रिस वहां आता है और टाइम मशीन देखने में दिलचस्पी जाहिर करता है। बातचीत के दौरान अचानक क्रिस को एहसास होता है कि वो अब तक मालूमात को गलत याद कर रहा था। टिफनी का कत्ल दरअसल बेडरूम में हुआ था, ना कि गैराज में, जैसा कि क्रिस ने शुरू में समझा था। ये बात वाज़ेह हो जाती है कि जेमी के माजी में किए गए इक़दामात वक्त को बदल रहे हैं, जिसकी वजह से मौजूदा वाक़यात भी बदलने लगे हैं। आखिरकार अमीलिया और क्रिस 1987 की एक तस्वीर देखते हैं और नोट करते हैं कि जेमी वाकई माजी में चली गई है। उधर माजी में जेमी कोशिश करती है कि लड़कियों को उस कैबिन जाने से रोके जहां अगला कत्ल होने वाला है। वो मेरिसा को कायल करती है कि उन्हें शहर जाना चाहिए। ये सुनकर मेरिसा कहती है कि वो उसके वालिदैन के कॉन्डो में जा सकती हैं और जेमी फौरन इस बात पर राजी हो जाती है। फिर टीचर जेमी को एक अजीब और अक्सर तंग किए जाने वाले लड़के डेमन के साथ जोड़ देता है और जेमी उसकी नोटबुक में बने अजीब तस्वीरी खाके देखती है। इसके बाद मेरिसा और लड़कियां जेमी को लेने आती हैं और वो सब मेरिसा के वालिदैन के कॉन्डो की तरफ रवाना हो जाती हैं। लेकिन जब वो वहां पहुंचती हैं तो जेमी घबरा जाती है, क्योंकि वो कोई कॉन्डो नहीं बल्कि वही डरावने जंगल का कैबिन होता है जहां मेरिसा मारी गई थी। जेमी उन्हें फौरन वहां से जाने के लिए मनाती है, लेकिन दूसरे लड़के भी पहुंच जाते हैं और सब मिलकर कैबिन में पार्टी करने का फैसला करते हैं। फिक्रमंद जेमी कैबिन के अंदर कुछ सेफ्टी रूल्स बनाने की कोशिश करती है, लेकिन कोई भी उसकी बात नहीं सुनता। बाद में उसी शाम एक लड़का जेमी को पार्टी का मजा खराब करने वाली कहता है और उसे कैबिन के बाहर बंद कर देता है। अंदर जाने के लिए बेचैन जेमी रास्ता तलाश करती है और एक खिड़की पर आती है। जब वो खिड़की से अंदर झांकती है तो वो देखती है कि हैदर यानी कत्ल होने वाली 3 लड़कियों में से एक लड़की बिस्तर पर बेहोश पड़ी है। उधर मेरिसा और दूसरा लड़का बाहर वक्त गुजारने का फैसला करते हैं। तभी पता चलता है कि कातिल पहले से ही कैबिन के अंदर मौजूद है। वो अलमारी से निकलता है और आहिस्ता आहिस्ता हैदर की तरफ बढ़ता है, साथ ही ऊंची आवाज से रेडियो चलाता है। हैदर वक्त पर जागती है और कमरे से बाहर निकलने में कामयाब हो जाती है, लेकिन कातिल उसे पकड़ लेता है, सीढ़ियों से नीचे गिरा देता है और उसे मारने के लिए आगे बढ़ता है। इससे मरने वालों की तरतीब बदल जाती है और मेरिसा की जगह हैदर मर जाती है। दूसरे दोस्त कातिल को रोकने के लिए इकट्ठे होते हैं, लेकिन वो भी कातिल की मार का शिकार होते हैं, अलबत्ता वो जिंदा रह जाते हैं। जब कातिल घर से बाहर निकल जाता है और उन्हें अकेला छोड़ देता है तो सब दोस्त पुलिस स्टेशन जाते हैं ताकि कत्ल की रिपोर्ट दर्ज कराएं। जेमी मदद करने की कोशिश करती है और उन्हें कातिल का खून देती है ताकि डीएनए टेस्ट हो सके, लेकिन पुलिस को ये भी मालूम नहीं कि डीएनए क्या होता है, क्योंकि ये 1987 है। स्कूल में जेमी डेमन से बात करती है और पता चलता है कि वो सिर्फ एक आम नर्म मिजाज लड़का है जिसका कातिल से कोई ताल्लुक नहीं। इसी वक्त डग आता है और उन्हें क्लास में जाने का कहता है। वाकये के बाद पूरा गैंग और जेमी कातिल को पकड़ने का प्लान बनाना शुरू करते हैं। वो मेरिसा को शिकार के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि जेमी जानती है कि 1987 में आखिरी इंसान जिसे कत्ल किया जाएगा वो मेरिसा है। इस बार वो तैयार रहेंगे और जैसे ही कातिल सामने आएगा उसे गिरफ्तार कर लेंगे। दूसरी तरफ लॉरेन को टाइम मशीन चलाने के लिए काफ़ी वक्त चाहिए। वो एक मशहूर सयाही मकाम को आर्जी टाइम मशीन में तब्दील करेगी ताकि जेमी फ्यूचर में सफ़र कर सके। फिर 1987 की हैलोवीन की रात दिखाई जाती है, जहां मेरिसा तफरीही पार्क में चहलकदमी कर रही है, जबकि कातिल चुपके से उसके पीछे चलता है। वो एक भूत बंगले में दाखिल होती है, जहां बाकी ग्रुप बेसब्री से कातिल के जाहिर होने का इंतजार कर रहा है। जल्द ही कातिल वहां पहुंच जाता है, जिसके नतीजे में जेमी और बाकी लोगों के साथ मुकाबला शुरू हो जाता है। सब एक कमरे में जमा हो जाते हैं, जहां गैंग को कातिल से लड़ने में मुश्किल पेश आती है, लेकिन आखिर जेमी उसे चाकू मारने में कामयाब हो जाती है। जैसे ही कातिल जेमी को चाकू मारने वाला होता है, उसके पीछे से उसकी एक दोस्त आती है और कातिल को मार देती है। फिर वो कातिल का मास्क हटाते हैं और कातिल उनका अपना क्लास फेलो डग निकलता है। इसके बाद पता चलता है कि 1 साल पहले एक स्टूडेंट जिसका नाम ट्रिश था, एक कार के एक्सीडेंट में अफसोसनाक तौर पर मर गई थी। हैरत की बात यह है कि लोगों को तंग करने वाली तीनों लड़कियां यानी टिफनी, मेरिसा और हैदर ही उसकी मौत की जिम्मेदार थीं। उन्होंने उसे उसके मोटापे की वजह से फैट ट्रिश का लक़ब दे रखा था।
एक शाम तीनों लड़कियों ने ट्रिश को टिफनी के घर स्लीप ओवर के लिए बुलाया और प्लान बनाया कि उसे नशा करवाकर उसके कोच के साथ ताल्लुकात के बारे में सच उगलवाएं। उन्होंने उसे मजीद पीने पर मजबूर किया, हालांकि वो रोने लगी थी और पूरी सूरत हाल से वाज़ेह तौर पर परेशान थी। आखिरकार ट्रिश नशे की हालत में घर से निकली और एक कार के हादसे का शिकार हुई, लेकिन लड़कियों को मालूम नहीं था कि ट्रिश डग की गर्लफ्रेंड थी, जिससे वो दुखी और मायूस हो गया। लिहाजा अपनी मोहब्बत का इंतकाम लेने के लिए उसने मास्क पहना और उन 3 बदमाश लड़कियों को कत्ल करना शुरू कर दिया। ये सब सुनकर जेमी अपनी माँ पैम से नफरत करने लगती है कि वो इतनी सख्त थी, लेकिन पैम वजाहत करती है कि वो स्लीप ओवर पर मौजूद नहीं थी क्योंकि उसका टिफनी से झगड़ा हुआ था। वो दावा करती है कि वो कभी इतना बुरा काम नहीं करेगी और मैरिसा भी कहती है कि पैम इसमें शामिल नहीं थी। अब जेमी उलझन में है कि कातिल डग ने पैम को धमकी आमेज नोट क्यों भेजा और आखिर 2023 में उसे क्यों मारा। लेकिन इस सब को समझने से पहले एक दूसरा कातिल मैरिसा के पीछे आता है और उसे कत्ल कर देता है। ये इंसान जेमी का पीछा करता है और रास्ते में क्रिस के बाप को भी मार देता है जो लाइव टीवी पर मौजूद था। आखिरकार वो टाइम मशीन में दाखिल हो जाते हैं जो अब काम कर रही है और लॉरेन जेमी को समझाती है कि जैसे ही सफर शुरू हो उसे मशीन के अंदर ही रहना होगा। अगर वो ऐसा नहीं करती तो उसे दीवार के साथ टकराकर फटने का खतरा है। बदकिस्मती से जब दोनों बात कर रहे होते हैं, कातिल वहां पहुंच जाता है और उन पर हमला करता है। अचानक पैम वहां पहुंचती है ताकि जेमी की मदद करे। जब मशीन तेज घूमने लगती है, जेमी, पैम और कातिल टाइम मशीन की दीवार के साथ चिपक जाते हैं, लेकिन कातिल पैम के पास जाने में कामयाब हो जाता है और उस पर हमला करने वाला होता है। वो उसे एक बार छुरा मारता है और जेमी अपनी माँ को राइड से धकेल देती है। तभी कातिल का मास्क जोरदार झटके से उतर जाता है और सामने आता है कि 2023 का क्रिस ही ये दूसरा कातिल है। यहाँ क्रिस एतराफ करता है कि उसे ये इल्म नहीं था कि डग असल कातिल था और क्रिस ने पैम को 2023 में सिर्फ इसलिए कत्ल किया ताकि 35 साल बाद स्वीट 16 किलर की कहानी जिंदा रहे। उसने जेमी को एक झूठा वार्निंग नोट भी दिया ताकि अपने पॉडकास्ट के लिए मजीद मवाद पैदा करे और ज्यादा मशहूर हो जाए। वो अपने बाप से मुकाबले की वजह से थक चुका था जो कहीं ज्यादा कामयाब और मशहूर था, इसलिए उसने उसे भी कत्ल कर दिया। फिर क्रिस जेमी पर हमला करने लगता है और दोनों के दरमियान शदीद लड़ाई होती है। खुशकिस्मती से जेमी जीत जाती है और उसे नेल गन से मारती है। जेमी उसे घूमती हुई मशीन में पांव मारकर धकेल देती है जिससे वो मर जाता है। इसके बाद वो घूमती हुई मशीन के अंदर रहती है और आखिर मौजूदा वक्त में वापस आ जाती है। जेमी 2023 में हैलोवीन से एक दिन पहले पहुंचती है और खुशी से देखती है कि उसकी माँ पैम अभी जिंदा है और ब्लेक के साथ शादीशुदा है। इस दौरान लॉरेन को माजी में होने वाली हर बात याद आती है और वो जेमी को बताती है कि ये टाइमलाइन उससे मुख्तलिफ है जहाँ से वो आई है। लिहाजा लॉरेन ने एक किताब बनाई है जिसमें उसने सब कुछ रिकॉर्ड किया है जो बदल गया है। अचानक एक आदमी जेमी को सलाम करता है और घर में दाखिल होता है और जेमी पूछती है कि वो कौन है। फिर लॉरेन वजाहत करती है कि इस टाइमलाइन में जेमी के माँ बाप असल वक्त से पहले एक दूसरे से शादी कर चुके थे और अब उसका एक 34 साला भाई जेमी है और जेमी का नाम अब कॉलेट है। इसके अलावा ये कि लॉरेन एक बायो इंजीनियर है और अमीलिया अब भी जेमी की बेहतरीन दोस्त है। आखिरी बात यह कि इस टाइमलाइन में क्रिस भारत के एक आश्रम में मौजूद है जिसे अपने बाप की मौत को लाइव टीवी पर देखकर गहरा सदमा हुआ और जो ये नहीं जानता कि वो खुद ही अपने बाप का कातिल है जो मुस्तकबिल से आया था। और यहाँ मूवी खत्म हो जाती है।